Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMTCAT session of Stars Academy head office Johor Town. Today we are going to discuss gases. हम बात करेंगे कि गैसेस क्या होती हैं, गैसेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, गैसेस की टर्म्स में गैस लॉज को एक्सप्लेन करेंगे लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और इसी हवाले से फिर आगे की तरफ आइडियल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द टर्म गैसेस। गैस इज एक्चुअली ए स्टेट ऑफ मैटर, और गैस एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें देयर इज नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो गैस स्टेट ऑफ मैटर है लेकिन इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है और ना ही इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। तो डेफिनेट शेप भी नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता गैसेस का। अलबत्ता गैसेस कोलाइड among themselves, ये आपस में टकराती हैं and collide with walls of container। और ये जो collision with the walls of container है, it is the origin of pressure ऑफ गैसेस। तो जब आप गैसेस के प्रेशर की बात करते हैं उसका ओरिजिन होता है कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उससे जो प्रेशर जनरेशन है उसे आप मॉनिटर नहीं कर सकते। गैसेस के अंदर बात की जाए तो देयर आर नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, और गैसेस में वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा खाली जगह होती हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स में। और इसी वजह से आप कहते हैं कि गैसेस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम वो नेग्लिजिबल होता है। एक्चुअल वॉल्यूम गैसेस का इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। तो इट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, गैसेस की जो मूवमेंट है ड्यू टू ग्रेविटी, वो मूवमेंट भी अगेन नेग्लिजिबल है। यानी कि गैसेस मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी जो कर रही हैं, ग्रेविटी के तहत जो मोशन शो कर रही हैं, वो भी नेग्लिजिबल ही होती है। असल जो उनकी मोशन है वो ड्यू टू कोलिजन्स है विद देमसेल्व्स, यानी कि आपस में मॉलिक्यूल्स की, और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अच्छा, गैसेस की अगर बात की जाती है कोलिजन्स की, तो इनकी कोलिजन्स चाहे वो अमंग देमसेल्व्स हों या विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर हों, दोनों ही कोलिजन्स इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि इस प्रोसेस के दौरान जो ओवरऑल एनर्जी है सिस्टम की, ओवरऑल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मजमूई तौर पर एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती। इसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। गैसेस की अगर बात की जाए काइनेटिक एनर्जी की, तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप नाम देते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, या फिर आप कह सकते हैं टेम्परेचर इन केल्विन स्केल के। केल्विन स्केल का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले में एक और टर्म आप नोट कर सकते हैं, वो है टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो गैस के मॉलिक्यूल्स की है वो डिपेंड करती है ना सिर्फ टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाने से टोटल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, बल्कि नंबर ऑफ मोल्स पर भी। अगर नंबर ऑफ मोल्स किसी गैस के ज़्यादा होंगे तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर जिन पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया है ये सब के सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, जो हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की बात करें तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हमें बताई गई थी बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के भी यही पोस्टुलेट्स थे मोर और लेस, और मैं स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लेता हूँ वो पॉइंट्स जो कि हमें ख़ास तौर पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से पता लगे थे। तो प्रॉपर्टीज़ जो जनरली गैसेस की हैं उनसे ही वो अक्सर जो हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से डिवाइस किए गए हैं। तो हमारा आइडिया ये है कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक अमलगम सा बना लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें जो हैं एक ही वक्त में आपसे डिस्कस हो जाएं। गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं अमंग देमसेल्व्स and collide with the walls of container to exert pressure. They have negligible intermolecular forces. They have very large empty spaces. Their actual volume is negligible, while the movement due to gravity is negligible as well. Their collisions are elastic and their average kinetic energy is directly proportional to temperature. ये सारी बातें वो हैं जो हमें kinetic molecular theory में पता लगती हैं। इन एडिशन टू दीज पॉइंट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने हमें ये भी बताया है कि गैस जो है कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। तो गैस जो है वो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है। तो इस तरह हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के हवाले से। आगे चलते हुए अब हमने गैस लॉज की बात करनी है। पर्टिकुलरली वी आर इंटरेस्टेड इन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले ये फाइनल कर लेते हैं कि गैसेस में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है प्रेशर, और प्रेशर को आप मुख्तलिफ यूनिट्स में लिखते हैं। तो प्रेशर के कुछ फेमस यूनिट्स जो हैं वो क्या होते हैं? तो प्रेशर के कुछ फेमस यूनिट्स हमें पता होने चाहिए। यूजुअली जो आपको कोई एमसीक्यू आ जाता है कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो उसमें आपको प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं। तो प्रेशर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आम हालात में वी आर इंटरेस्टेड इन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। अगर आप इसे टॉर में लिखें तो अगेन ये 760 टॉर आ जाता है। अगर आप इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बन जाते हैं। अगर आप इसे लिखते हैं पास्कल के अंदर तो ये 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल भी कहा जाता है। तो ये 101325 पास्कल हो जाएगा। किलो पास्कल में भी वैल्यू हो सकती है, 101.325 किलो पास्कल भी हो सकते हैं। इसके अलावा 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच भी वैल्यू हो सकती है किसकी जी? प्रेशर की। तो प्रेशर की कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने आपसे यहाँ पर जिक्र कर ली। आगे की तरफ चलते हुए अब हम पहले लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, और हमारा पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ से स्टार्ट ले लेते हैं। बॉयल्स लॉ एक ऐसा कानून है जो रिलेट करता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस को विद प्रेशर अप्लाइड। अच्छा, प्रेशर अप्लाइड को समझने के लिए दो टर्म्स जो है ना वो हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। आमतौर पर ऐसा समझा जाता है कि जो प्रेशर है हम केमिस्ट्री में जो लेते हैं वो प्रेशर जो है ना उसे हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो दीवारों के साथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकरा रहे हैं ये होता है प्रेशर। बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसे ही होता है प्रेशर। लेकिन प्रेशर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपको और पता होनी चाहिए। उस इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक कंटेनर बना रहा हूँ, और इस कंटेनर के ऊपर मैं रख रहा हूँ एक पिस्टन, और इस पिस्टन को मैंने बना दिया है, लिख लेते हैं कि ये एक मूवेबल पिस्टन है।
अच्छा, मूवेबल पिस्टन का मतलब ये है कि अगर इस पर अंदर से दबाव बढ़ा, अंदर से प्रेशर बढ़ा तो ये ऊपर जा सकता है, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो जो मूवेबल पिस्टन होता है ना, मूवेबल पिस्टन के अंदर जो भी इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर को मैं IP से लिख रहा हूँ। इंटरनल प्रेशर का मतलब है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर कोलिजन हो रही है, लाइक दिस वन, ये जो कोलिजन है इसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, उसे इंटरनल प्रेशर कहते हैं। और जो बाहर से एयर का प्रेशर या ऊपर जो आपने वेट रखा हुआ है उसका जो प्रेशर है उसे एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। अच्छा, मैंने कह दिया है एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर आपके पास पिस्टन मूवेबल है, बर्तन मूव कर सकता है, उसका जो ढकना है लिड मूवेबल है, तो फिर जो इंटरनल प्रेशर होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। और इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर के लिए ये जो बॉयल्स लॉ है ना, इसमें हम मूवेबल पिस्टन पर तजर्बात करते हैं। आपको पास पेपर में ऐसा सवाल मिल सकता है जिसमें वो कहता है कंटेनर विद मूवेबल पिस्टन। तो जब भी कंटेनर मूवेबल पिस्टन वाला होगा तो उसमें हम बॉयल्स लॉ स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम है ना वो चेंज हो सकता है। एक और कंटेनर भी हो सकता है और उस कंटेनर के हालात कुछ इस तरह होंगे कि उस कंटेनर के ऊपर जो लिड लगा होगा वो लिड होगा फिक्स्ड लिड होगा, यानी कि आप कहेंगे कि यहाँ पर जो पिस्टन है वो पिस्टन कैसा है, वो इमूवेबल पिस्टन है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता। अगर मूवेबल पिस्टन नहीं होगा, इमूवेबल पिस्टन होगा, तो अंदर का जो वॉल्यूम है, अंदर जो भी वॉल्यूम है, जारी बात है कि पिस्टन मूव नहीं कर रहा तो फिर वॉल्यूम चेंजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट होगा। और वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो वी आर डीलिंग विद चार्ल्स, जो आपके पास जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है चार्ल्स लॉ में हम वो स्टडी करते हैं। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट जो है ना हम बॉयल्स लॉ में स्टडी करते हैं ना हम चार्ल्स लॉ में स्टडी करते हैं, बल्कि उसके लिए एक और गे-ल्यूजैक लॉ है उसकी हम बात करते हैं। तो वो गे-ल्यूजैक लॉ, इमूवेबल पिस्टन जब होगा तो वी आर डीलिंग विद द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। सही है जी, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन पढ़ना हो तो फिर हम वॉल्यूम की बात करते हैं। इस आइडिया को मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जाकर जब हम जनरल गैस इक्वेशन की बात करेंगे। फिलहाल ये दो आइडियाज़ जो हैं यूजुअली स्टूडेंट्स के दरमियान कन्फ्यूजन है तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलते हैं जी बॉयल्स लॉ की तरफ। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। हम इंपॉर्टेंट बातें लिख लें, यहाँ पर जो कांस्टेंट रखा गया है वो n को और t को रखा गया है। नंबर ऑफ मोल्स हम कांस्टेंट मानते हैं, टेम्परेचर हम कांस्टेंट मानते हैं। बॉयल लॉ की डिफरेंट फॉर्म्स अगर लिखी जाएं तो वो ऐसे लिखी जा सकती हैं कि V इज इक्वल टू K/P, और ऐसे नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आ सकते हैं वो इस फार्मूला की एप्लीकेशन से आ सकते हैं, यानी कि तीन चीज़ें इसमें गिवन हो, एक रिक्वायर्ड हो। इस तरह का सवाल हम आगे जाकर अभी अटेम्प्ट भी करेंगे इंशाल्लाह, इस तरह का और इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी। अच्छा, बॉयल्स लॉ को जो है इसका जो ग्राफ है आप देख सकते हैं कि बॉयल लॉ के अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से आप अगर एक ग्राफ ड्रा करते हैं लाइक दिस वन, इस ग्राफ के अंदर आप प्रेशर जो है फॉर एग्जांपल रख लेते हैं, प्रेशर रख लेते हैं एक्स एक्सिस पर और वॉल्यूम रख लेते हैं वाई एक्सिस पर। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको जो ग्राफ हासिल होगा वो इस तरीके से कर्व हासिल होगी। ये कर्व आपने बनाई है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स N1। तो इसे आप कह देंगे कि दिस इज आइसोथर्म। इसका नाम आपने रख देना है कि ये आइसोथर्म है। आइसोथर्म इसे इसलिए कहा जा रहा है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रॉ की गई है। अगर आप यही एक्सपेरिमेंट ग्रेटर टेम्परेचर या ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स के लिए करते, यानी कि टेम्परेचर T1 इस्तेमाल ना होता बल्कि आप टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर T2 कर देते विच इज़ ग्रेटर दैन T1, या फिर आप नंबर ऑफ मोल्स N2 कर देते विच आर ग्रेटर दैन N1, तो ग्राफ दोनों ही जो x और y एक्सिस हैं उनसे परे चला जाता
और इसकी वजह मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ये जो मूविंग अवे ऑफ ग्राफ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो ये जो मूविंग अवे ऑफ ग्राफ है इसके लिए याद रख लें कि वॉल्यूम जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से बढ़ जाता है। ये स्टेटमेंट है एवोगैड्रोस लॉ की, और इसी तरीके से वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से भी बढ़ जाता है। ये स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की, और इन लॉज की वजह से जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं तो ग्राफ जो है मूव्स अवे फ्रॉम बोथ दी एक्सिस। आइसोथर्म एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक खास शेप रखता है, लेकिन जब टेम्परेचर चेंज करके न्यू टेम्परेचर कांस्टेंट किया जाए तो ग्राफ की शेप चेंज हो जाती है। इसी तरीके से एक और ग्राफ भी हम ड्रा कर सकते हैं, और अब की बारी हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं 1/v एक्स एक्सिस पर, और p जो है वो y एक्सिस पर। 1/v और p के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि हेयर वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, और बिल्कुल पहले की तरह ये स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है टेम्परेचर T1 पर और नंबर ऑफ मोल्स N1 पर। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ पर भी पहले के तरीके से टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेचर कर देता हूँ T2 विच इज़ ग्रेटर देन T1, और N2 कर देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स विच आर ग्रेटर देन N1। इन बोथ दी केसेस आपके पास जो ग्राफ है इट मूव्स अवे फ्रॉम दी इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एक्सिस। और ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह भी यही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो जो उसका इन्वर्स है वो डिक्रीज करेगा, तो इस तरह वैल्यू चेंज हो जाएगी। और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है तो जो उसका इन्वर्स है वो कम हो जाएगा। इस रिलेशन के साथ एक थर्ड रिलेशन यहाँ पर आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि जो ग्राफ है उसको क्या हो रहा है, वो किस तरह मूव कर रही है टुवर्ड्स पी, अवे फ्रॉम 1/v, और इस तरह के ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। हम इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे, और आपको जो प्रैक्टिस बुक मिलेगी और जो प्रेप बुक मिलेगी उसमें डेफिनेटली इस तरह के एमसीक्यू और भी होंगे। तीसरा जो ग्राफ मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ उस ग्राफ की शक्ल जो है कुछ इस तरह है। उसमें हम एक्स एक्सिस पर प्रेशर ले रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई एक्सिस पर पीवी ले रहे हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है या उसका रिजल्ट है। और क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है तो यहाँ व्हाट यू गेट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस आ जाती है। ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस हमें हासिल होती है एट टेम्परेचर T1 और नंबर ऑफ मोल्स N1। अगर हम टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल्स में से कोई चीज़ बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से ये वैल्यू बढ़कर हो जाती है T2 ग्रेटर देन T1 पर, या N2 ग्रेटर देन N1 पर। इट मूव्स अवे फ्रॉम प्रेशर एक्सिस। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं तो प्रेशर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है इन दोनों के इंक्रीज करने से। तो ये कुछ ग्राफ जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब ग्राफ्स हैं बॉयल्स लॉ के, और बॉयल्स लॉ के बाद आगे चलते हुए मैं बात कर लूँगा चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ जो है वो रिलेट करता है, जिस तरह अभी मैंने कहा कि बॉयल्स लॉ जो है वो रिलेट कर रहा था वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर को, या वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशन को चार्ल्स लॉ रिलेट करता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर हम मानते हैं कि जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं वो हैं नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर। सही है जनाब। कांस्टेंट प्रेशर हो तो आइसोबारिक, बार जो है ना वो प्रेशर के लिए यूज़ होता है। आइसोबारिक ये प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि टेम्परेचर हमेशा जब आप केल्विन स्केल में रखेंगे तो फिर ही जो चार्ल्स लॉ है उसकी कैलकुलेशन इस फार्मूला से हो सकती है। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स लिख देता हूँ तो ये हो जाएगी V इज़ इक्वल टू KT, या फिर V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 ये भी कहा जा सकता है।
ये तो हो गई क्वालिटेटिव वैल्यू। अगर हम चार्ल्स लॉ का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखने की कोशिश करें तो चार्ल्स लॉ का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें ये बताता है कि इस तरह लिख सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप लिख लेते हैं। रिलेशनशिप वो रिलेट करता है कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वी नॉट है और आप उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो न्यू वॉल्यूम एट दिस न्यू टेम्परेचर है वो क्या होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो हैं वी नॉट। वी नॉट होता है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टी यहाँ पर टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर है इन डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड में ये वैल्यू होती है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में वैल्यू लगानी है तो डिग्री सेंटीग्रेड की, और जनरली चार्ल्स लॉ में वैल्यू लगानी है इस ऊपर वाले फार्मूला में तो फिर ये केल्विन स्केल में लगती है। यहाँ से इन दोनों से एक बात पक्की है, आपने याद रखना है, बहुत अहम बात है, वो ये है कि अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम V से 2V करना चाहते हैं, सही है जी, यानी कि वॉल्यूम V नॉट था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप चाहते हैं कि वो 2V नॉट हो जाए, तो फिर आपको करना ये पड़ेगा कि आपको चेंज इन टेम्परेचर लेकर आना पड़ेगा एटलीस्ट 273 डिग्री सेंटीग्रेड का या फिर 273 केल्विन का चेंज लाना पड़ेगा। अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम V नॉट से 2V नॉट करना चाह रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसका वॉल्यूम था आप उसे डबल करना चाह रहे हैं, तो मिनिमम ये वाला जो फैक्टर है ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं होगा। इस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हमने अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों की बात कर ली है, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, फिर आगे हम इसी आइडिया को लेकर चलेंगे। सवाल ये पूछा जा रहा है, जस्ट इमेजिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इफ प्रेशर ऑफ ए गैस changes from 10 atmosphere to 20 atmosphere and temperature changes from 10 degree centigrade to 20 degree centigrade. What is true about volume of gas? इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हमने दे दी कि प्रेशर 10 से 20 हो गया है और टेम्परेचर दिखने में नज़र आ रहा है 10 से 20 डबल हो गया है, और इसी तरीके से वॉल्यूम जो है वो भी 10 से 20 वो भी डबल हो गया है। तो अगर दोनों चीज़ें डबल हो गई हैं तो अब आपने वॉल्यूम के बारे में बताना है कि उसे क्या होगा। सही है जनाब। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला ऑप्शन ये है कि जो वॉल्यूम V1 था वही वॉल्यूम V2 रहेगा। दूसरा ये है कि जो वॉल्यूम V1 है वो वॉल्यूम V2 से कम रह जाएगा। चार्ली ऑप्शन है वॉल्यूम V1 जो है वो वॉल्यूम V2 से ज़्यादा होगा। और डेल्टा ऑप्शन ये है कि वॉल्यूम V1 2V2 यानी कि डबल जो है वो उसके बराबर जो सेकंड वॉल्यूम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वॉल्यूम आएगा, यानी कि वॉल्यूम हाफ हो गया है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब हम इसमें इंडिविजुअली दोनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रेशर की बात की गई है, यानी कि हम बॉयल लॉ की बात करते हैं। बॉयल लॉ के मुताबिक जब आप प्रेशर 10 से 20 करते हैं तो आपने प्रेशर क्या कर दिया है, आपने प्रेशर डबल कर दिया है। लिख लेते हैं, आपने प्रेशर क्या किया है, प्रेशर हो गया है P से 2P, प्रेशर हो गया है डबल। और अगर प्रेशर डबल हो तो बॉयल लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम है उसे हो जाना चाहिए हाफ।
वॉल्यूम हो जाना चाहिए ऑफ। इसके मुकाबले में दूसरी तरफ देखें तो जो टेम्परेचर है वो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम को इंक्रीज होना चाहिए। देखकर लग रहा है कि 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, तो 10 को डबल कर दें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर डबल हो गया है। लेकिन एक्चुअल में हमने क्या कहा, चार्ल्स लॉ अवे होता है जब टेम्परेचर केल्विन में हो। तो पहला टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड वो केल्विन में बनता है 283 केल्विन, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है 293 केल्विन। आप देख सकते हैं कि 280 डिग्री सेंटीग्रेड से 290 डिग्री सेंटीग्रेड में जाने के लिए जो टेम्परेचर है वो डबल नहीं हुआ, यानी कि प्रेशर तो डबल हो गया है जिसकी वजह से वॉल्यूम हाफ हुआ है, लेकिन टेम्परेचर डबल नहीं हुआ। अगर टेम्परेचर डबल हो जाता, प्रेशर भी डबल हो जाता, तो दोनों एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर देते और वॉल्यूम चेंज ना होता। लेकिन अभी हुआ ये है कि प्रेशर के डबल होने से वॉल्यूम हाफ हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है, और वॉल्यूम में आने वाली कमी को टेम्परेचर कंपेंसेट नहीं कर पा रहा, यानी कि जो न्यू वॉल्यूम है फिर वो पहले वॉल्यूम से कम होगा। अब कितना कम होगा, हाफ होगा कि नहीं, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कम होगा ये बात पक्की है। तो इसलिए यहाँ पर हमने चार्ली ऑप्शन टिक कर लिया। अब आगे अपने जो पिछली डिस्कशन चल रही है उसी को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की, उसमें अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू लगा देते हैं, अगर हम इस फार्मूला में एक वैल्यू लगा देते हैं, वो वैल्यू है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से जो वॉल्यूम आ जाता है वो वॉल्यूम आ जाता है 0। जिस टेम्परेचर पर वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो जाए उस टेम्परेचर को आप नाम देते हैं कि ये एब्सोल्यूट 0 है। एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू नोट कर लें, ये केल्विन स्केल में 0 केल्विन होती है, डिग्री सेंटीग्रेड में -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जबकि केल्विन में इसकी वैल्यू जो है वो इससे भी कम हो सकती है और -459 तक ये वैल्यू जो है ये जा सकती है। सही है जनाब, एग्जैक्ट वैल्यू आपने फिर भी चेक कर लेनी है, लेकिन ये इस रेंज में होगी। अच्छा, एब्सोल्यूट 0 जो है ये उसकी वैल्यूज़ जो हैं आ गई डिफरेंट स्केल्स के अंदर, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में। एब्सोल्यूट 0 में ऑब्जर्व ये किया गया है कि एट एब्सोल्यूट 0 एक बात वॉल्यूम बिकम्स 0 थियोरेटिकली। एक्चुअल 0 पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस वुड बी इक्वल टू 0। एक्चुअल जो एब्सोल्यूट 0 है इस पर मॉलिक्यूलर मोशंस, अगर एक्चुअल में ही ये वॉल्यूम कभी हासिल हो जाए तो मॉलिक्यूलर मोशंस वुड सीज, वो नहीं हुआ करेंगी, मॉलिक्यूल हरकत करना बंद कर देंगे, वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, और इसी तरीके से मैटर जो है विल डिसअपियर। अगर ये टेम्परेचर हासिल होता है तो मैटर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम 0 हो रहा है, तो मैटर का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। तो ये ऐसा ख्याल है कि अगर एब्सोल्यूट 0 हासिल होगा तो ये परेशानियां आ सकती हैं। करंटली हमने जो वैल्यूज़ हासिल की हैं वो 10⁻⁵ केल्विन की हैं। एब्सोल्यूट 0 का फर्दर आइडिया क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ और ड्रा कर लेता हूँ, और उस ग्राफ से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एब्सोल्यूट 0 होता क्या है। ये ग्राफ मैं ड्रा कर रहा हूँ बिटवीन टू वैल्यूज़, टू टर्म्स, एक उसमें से है टेम्परेचर और एक है वॉल्यूम। बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वन अनदर, और टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ एक पॉइंट पर आकर इस तरह से पहले लाइन आ रही होती है, लाइक दिस, इस तरह आ रही होती है, और एक पॉइंट पर आकर वो लाइन रुक जाती है और हमें उसे एक्स्ट्रा प्लॉट करना होता है, वो एक पॉइंट पर आकर टच करती है। ये पॉइंट जहाँ पर वैल्यू टच कर रही है, इस पॉइंट की वैल्यू है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। और इससे पहले
एक पॉइंट और आता है जहां पर आकर जो एक्चुअल सॉलिड लाइन है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हमें एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ता है ग्राफ को। वो जो लाइन है उस लाइन की इंफॉर्मेशन ये है कि उस लाइन पर हर एक गैस के लिए अलग अलग होगी वो वैल्यू। उस पॉइंट पर जो गैसेस हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं। अच्छा, गैस जब तक गैस की हालत में है उस पर गैस ला लग रहा है, लेकिन अगर गैस लिक्विफाई हो गई तो फिर उस पर गैस ला नहीं लगेगा, और इसलिए फिर हम अपना आइडिया समझने के लिए एब्सोल्यूट ज़ीरो का इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी है, आपको पूछी जा सकती है। तो ये सारा डाटा फिलहाल जो मैंने आपके सामने रखा जनाब अली, इससे अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेन आइडियाज़ आपके सामने, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है कि आप प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन है, उनके ग्राफ्स की मूवमेंट कैसे होती है, चार्ल्स लॉ की डिस्क्रिप्शन क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, और कब टेम्परेचर डबल नहीं होता और कब टेम्परेचर डबल होता है। मैंने कहा कि अगर आप टेम्परेचर डबल करने की बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड में जब 273 डिग्री सेंटीग्रेड का शिफ्ट आता है तो एक्चुअली जो है वो टेम्परेचर डबल होता है, और केल्विन में 273 के अगर ज़ीरो से आपने वॉल्यूम डबल करना है, ज़ीरो पे जो भी वॉल्यूम है उसको डबल करना है, तो फिर आपको टेम्परेचर में 273 केल्विन का चेंज लाना पड़ेगा। इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस में और देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता लगती है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट at which volume gas has highest pressure। अच्छा, सारे जो फैक्टर्स हैं लाइक नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, उन्हें अगर आप कांस्टेंट कर दें तो किस वॉल्यूम पर गैस का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। हम जानते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो जहां पर वॉल्यूम कम होगा वहां पर प्रेशर ज़्यादा होगा। सबसे कम वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम यहां पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, और उस क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि इफ़ टेम्परेचर इज़ डबल्ड and pressure is doubled, what effect is observed on volume। अच्छा, अगर आप टेम्परेचर डबल कर दें और प्रेशर भी डबल कर दें तो वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को डबल करते हैं, टेम्परेचर जो है वो डबल हो जाता है, 2 टेम्परेचर हो जाता है, तो फिर वॉल्यूम जो है वो भी चार्ल्स लॉ के मुताबिक डबल हो जाना चाहिए। और अगर आप प्रेशर डबल करते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ की बात की जाए, प्रेशर डबल होगा तो प्रेशर डबल होने से वॉल्यूम हो जाएगा हाफ, और वॉल्यूम हाफ होकर हो जाएगा V/2। यानी कि जितना टेम्परेचर वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उतना ही प्रेशर वॉल्यूम को कम कर देता है, तो ओवरऑल हमें कोई चेंज जो है वो नज़र नहीं आएगा। ऑल दो ये आइडिया जो है आगे चलकर हमने आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन में भी डिस्कस करना है, और उसमें हमारे पास एक बेहतर इक्वेशन होगी लाइक P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। उसके ज़रिए से भी इस सवाल को ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा कम टाइम में या मिनिमम टाइम में हल किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल हमने ये आइडिया दोनों लॉज में क्योंकि पढ़ा हुआ है तो उसे कंबाइन करके हमने यहाँ पर उसे डिस्कस कर लिया। अब एक और सवाल देखें। इस सवाल के अंदर एक्स एक्सिस पर एक वैल्यू है, वाई एक्सिस पर एक और वैल्यू है, और हमें एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। सवाल ये पूछा गया है कि यहाँ पर एक्स और वाई जो हैं वो क्या हैं। अल्फा ऑप्शन है, एक्स प्रेशर है, वाई वॉल्यूम है। ये सही नहीं लग रहा। क्यों सही नहीं लग रहा? क्योंकि एक्स और वाई जो हैं, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर एक जना कर्व आनी चाहिए थी। बीटा देखें, पी और पी वी, ये भी सही नहीं है क्योंकि पी और पी वी जो हैं, जो पी वी है प्रोडक्ट, वो तो होता है कांस्टेंट वैल्यू और वो इस तरह ग्राफ देना चाहिए उसे।
4D ऑप्शन देखें एन और पी के दरमियान में, हालांकि हमने रिलेशन फिलहाल कोई नहीं पढ़ा और सिलेबस आउटलाइन में नहीं आता, लेकिन जनरली मैं बता दूं कि प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड दैट वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। ये डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट है। तो अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो नंबर ऑफ मोल्स और इनवर्स ऑफ प्रेशर डायरेक्टली नहीं होंगे, वो उनके दरमियान में भी कर्व बनेगी। ये दोनों होते तो डायरेक्ट बनता, अगर एक चीज़ का इन्वर्स लेंगे तो फिर कर्व आ जाएगी, ये भी सही नहीं है। तो फिर सही जवाब यहाँ पर हो गया प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, और ये ग्राफ डेफिनेटली हमने बॉयल लॉ के अंदर जो है वो देखा हुआ है, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से एक और सवाल है, और उस सवाल में पूछा गया है कि बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट जो है वो क्या है। ये पास पेपर से सवाल है, उसमें बस ऑप्शन हमने थोड़े से चेंज कर दिए हैं। तो बॉयल लॉ की जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ग्राफ कौन सा बनता है। बॉयल लॉ के हिसाब से पी और वी के दरमियान में कर्व आती है, पी और वी के दरमियान में कर्व, ये वी और पी अगर इनकी पोजीशन चेंज भी हो तब भी लाइन जो है वो स्ट्रेट कभी नहीं आनी, हमेशा एक कर्व आनी है। इसी तरीके से पी और वी के दरमियान ग्राफ मैंने पहले ही बता दिया कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है। तो यहाँ पर पी और वी के दरमियान में जो कर्व है वो ग्राफ सही हो जाएगा बॉयल लॉ की स्टेटमेंट के एन मुताबिक। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से पूछा है, और सवाल ये है कि इफ इक्वल मैसेज of all these gases are taken, which of these has maximum total kinetic energy। अच्छा, अगर नंबर मैसेज सेम हैं तो फिर किसके टोटल काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं कि अगर मैसेज सेम है तो जब सबको मोलर मैस से डिवाइड करेंगे, जस्ट इमेजिन मैसेज अगर सेम हो तो हम इमेजिन कर लेते हैं जो सबसे भारी गैस है ना उसके मोलर मैस जितना ही मैस हम रखते हैं ताकि सबके मोल्स कैलकुलेट करने में आसानी रहे। अगर हम 32 मैस मानकर चलते हैं तो 32 ही ऑक्सीजन का मोलर मैस है। नाइट्रोजन के केस में 32 अगर हम मैस मानते हैं, नाइट्रोजन का मोलर मैस 28 है, और हीलियम के केस में 4 मोलर मैस है, और हाइड्रोजन के केस में 2 मोलर मैस है। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मोल्स हाइड्रोजन के आ रहे हैं जो सबसे लाइटर गैस है। जितने मोल ज़्यादा हों, मैंने कहा था कि अगर आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी का सवाल आ जाए तो फिर वो ना सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर बल्कि साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होने की वजह से टोटल काइनेटिक एनर्जी इधर ज़्यादा होगी। एक बात और याद रख लें कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मोल्स में डिपेंड नहीं करती। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन सब की अगर टेम्परेचर सेम होगी, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड करेगी। तो जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये जो सवाल है ये एक बड़ी स्टेटमेंट के साथ पास पेपर में हमें मिलता है, और उस सवाल में बेसिकली जो आइडिया पूछा गया है वो ये है कि अगर एक गैस का टेम्परेचर T1 जो है वो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड और आपने उसे बढ़ाकर T2 कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड, तो फिर आपको क्या चेंज नजर आएगा। अल्फा ऑप्शन है कुलियन कैपेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक कुलियंस जो हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा कुलियंस होंगी। प्रेशर हाफ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हम जानते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके लिए मैंने नाम लिखा है गेल-यूज़ैक लॉ, और ये भी कहा है कि ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आइडिया कम से कम पता होना चाहिए कि प्रेशर और टेम्परेचर भी अगर आप नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रेशर कम होने वाला तो कोई चांस नहीं है, टेम्परेचर बढ़ा है प्रेशर बढ़ेगा। चार्ली ऑप्शन टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम पर असर डालता है, और टेम्परेचर का वॉल्यूम पर असर हमने चार्ल्स लॉ से पढ़ा हुआ है, और उस हिसाब से वॉल्यूम को डेफिनेटली इंक्रीज करना चाहिए। हालांकि टेम्परेचर 20 से 100 हुआ है, लेकिन ये डिग्री सेंटीग्रेड में लग रहा है कि 5 टाइम्स बढ़ गया, 25,100, लेकिन एक्चुअल में ये डबल नहीं हुआ, क्योंकि डबल होने की क्या शर्त है, वैल्यू केल्विन स्केल में जो है वो डबल हो जाएगी, तो फिर वैल्यू को डबल माना जाएगा। ऐसे डबल नहीं होता जनाब। तो ये आइडिया हो गया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की, और आर की यूनिट्स देखेंगे, डेंसिटी की बातें होंगी। तो इन कॉन्सेप्ट्स पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।